अच्छा, थर्ड पेरिकार्डियल डिजीज़, इससे पहले हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पढ़ लिया और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस पढ़ लिया। अब पेरिकार्डियल एफ्यूजन। एक्यूट पेरिकार्डियाटिस जो है, उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकते हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते किससे हैं? फ्लूइड का बिल्ड अप हो जाना किसी कैविटी में। पेरिकार्डियम कैविटी में जब फ्लूइड बिल्ड अप हो जाए ज़्यादा, तो उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? तो इसकी कॉज क्या हो सकती है कि कोई भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वाली जो कॉज, इससे पहले हमने जो पढ़ी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की जो कॉजेज थी, उनमें से कोई भी कॉज इसको भी लीड कर सकती है। सही है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है, एसाइड्स और प्लूरल एफ्यूजन अगर हो, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, नेफ्रोसिस हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, सिरोसिस हो जाए, उन कंडीशंस के साथ ये भी हो सकता है, एसोसिएशन इसकी हो सकती है, ठीक है? ये ज़्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसकी कोई क्या कहते हैं ख़ास सिम्टम पता ही नहीं चलता, लेकिन वो जो अंडरलाइंग कंडीशन जिसकी वजह से ये हुआ है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिरोसिस हो गया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसको जब डायग्नोज कर रहे होते हैं, उसको जब देखते हैं, तो उस वक्त हमें पता चल सकता है कि इसको तो साथ पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हुआ है। तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो है, या तो एक्यूट होता है या क्रोनिक होगा। सही है, एक्यूट स्टेज में ज़्यादा चांसेस है कि वो और भी ज़्यादा सेवियर स्टेज में चले जाए और कार्डियक टेम्पोनार्ड काज कर ले, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, और हार्ट डायलेट ही नहीं हो सकता बिल्कुल। सही है, उसको डायलेशन के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके अगर क्लिनिकल फीचर देखें, आपके पास एक पेशेंट है पेरिकार्डियल एफ्यूजन को, तो नॉन स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स हो गए। आप जब साइंस और सिम्टम्स उसके देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता चल सकता है। उसमें मफल्ड हर्ट साउंड्स हो गए, हर्ट साउंड सही से नहीं होंगे। इसके अलावा सॉफ्ट पीएमआई होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, जो पॉइंट होता है हार्ट का जिधर सबसे ज़्यादा इम्पल्स सुनाई देती है आवाज़, वो उसमें सॉफ्ट होगी। इसके अलावा डलनेस होगी लेफ्ट लंग बेस पे। सही हो गया। और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी हो सकता है हो। तो साइंस और सिम्टम्स इसके ये हो गए। इसके बाद जब डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले एकोकार्डियोग्राम जो है, इसमें चॉइस वो है, डायग्नोस्टिक टूल ऑफ चॉइस है, ठीक है? इससे बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि कार्डियल पेरिकार्डियल एफ्यूजन है कि नहीं। सही हो गया। नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? नॉर्मल पेरिकार्डियम में जो उसकी पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वो होता है तकरीबन 15 से 50 ml तक। सही है, इससे ज़्यादा हो जाए तो वो पेरिकार्डियल एफ्यूजन में आएगा। तो एकोकार्डियोग्राम से जो है ना, 20 ml ऑफ फ्लूइड भी अगर नॉर्मली हो ना उसमें, तो वो भी पता चल सकता है एकोकार्डियोग्राम से। तो ये जो है बहुत एक्यूरेट टेस्ट है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे जब करेंगे, तो फ्लूइड ज़्यादा हुआ है पेरिकार्डियल एफ्यूजन में कैविटी में, तो हार्ट बड़ा साइज में नजर आएगा, ठीक है? तो कब नजर आता है? जब 250 ml से ज़्यादा फ्लूइड हो, तो तब जो है ये बहुत बड़ा नजर आता है। और वाटर बॉटल अपीयरेंस देता है। इसकी जो शेडो होती है ना, जो एक्सरे में नज़र आ रही होती है, कार्डिक सिलुएट जिसे कहते हैं। सही हो गया। और अगर हार्ट इनलार्ज्ड है और पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन नहीं है, तो फिर तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। अगर पल्मोनरी कंजेशन है, फिर हार्ट फेलियर हो सकता है ना। तो हार्ट फेलियर में भी हार्ट इनलार्ज हुआ होता है, इसमें भी हार्ट इनलार्ज है, लेकिन इसमें पल्मोनरी कंजेशन नहीं होती। तो चेस्ट एक्सरे में हमें ये चीज़ पता चल सकती है। ईसीजी में लो क्यूआरएस वोल्टेज और टी वेव्स की फ्लैटनिंग हो सकती है, जो कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में भी हो सकती है। तो इतना ये ईसीजी इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेस एक वो है फिनोमिनन, वो भी इसमें होता है। सीटी स्कैन एमआरआई बहुत एक्यूरेट है, वो अगर की जाए तो उससे बहुत एक्यूरेटली पता चल सकता है। लेकिन जब एकोकार्डियोग्राम से आराम से पता चल सकता है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई क्यों की जाए? एक तो एक्सपेंसिव भी और रेडिएशन भी ज़्यादा पास होती है बॉडी से। तो इन दो रीज़न से ये छोड़ देते हैं, नहीं करते, एकोकार्डियोग्राम पे ही रिलाई करते ज़्यादातर। पेरिकार्डियल फ्लूइड एनालिसिस हम कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि किस वजह से एफ्यूजन हुई है, प्लूरल एफ्यूजन हुई है ना, सॉरी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हुई है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, उसमें जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल का, वो निकालते हैं थोड़ा सा और उसको चेक करते हैं। उसमें डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जैसे इन्होंने नेम लिखी हुई है, आप देख ले। इन टेस्ट से कॉज पता चल जाती है कि किस वजह से ये कॉज हुआ है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? फ्लूइड ज़्यादा हुआ है किसमें? पेरिकार्डियल कैविटी में। तो इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगी।
तो सबसे पहले तो देखेंगे कि उसका स्टेट कौन-सी है पेशेंट की, ठीक है? इसके बाद पेरिकार्डियोसेंटेसिस की जाती है बाज़ केसेज़ में अगर लगे कि कार्डियक टैम्पोनाड होने लगा है। तो इस केस में फिर क्या करते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस इंजेक्शन के थ्रू इधर से फ्लूइड निकाल लेते हैं बाहर, सही हो गया। इसके अलावा एफ्यूजन अगर छोटी हो, थोड़ी-सी एफ्यूजन हुई हो, तो उसको छोड़ देते हैं। 1-2 वीक बाद फिर से चेकअप करते हैं और देखते हैं, एकोकार्डियोग्राम करते हैं कि कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ। अगर कम हो गया तो ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसके बाद कोई मेडिकल इंटरवेंशन की जाती है।